गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 15 मई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और फिल करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के, उससे रिलेटेड पीटी फैक्ट क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में महत्वपूर्ण सुझाव के साथ साथ जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न आप लोगों से किए जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए ताकि आपका इंटरनल डेवलपमेंट हो सके। एक नया प्रयास युक्ति आईएएस के द्वारा किया जा रहा है तो आप इस सब सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, खड़गे चुनेंगे कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री। यह देखिए राजनीतिक पॉलिटिकल व्यू से है, कौन पार्टी जीती है, किस रूप से जीती है, ये केवल पीटी फैक्ट के तौर पर आप लोगों को डाटा कलेक्ट करना है जो कल के पेपर में आप लोगों को दिया गया था। ध्यान रखिएगा अब इसमें कुछ चीजें उभर कर आई। एक कर्नाटक मॉडल का चर्चा किया जा रहा हो रहा है जिसमें शरद पवार जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो पूर्व ही कांग्रेस पार्टी से अलग हुई एक राजनीतिक पार्टी रही है, रंगपा जिसे हम लोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा कर्नाटक मॉडल की चर्चा कर रहे हैं तो ये क्या है कर्नाटक मॉडल, थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, जानकारी रखनी है। जानकारी इसलिए रखनी है कि इससे है ना आप लोगों को लाभ होगा आने वाले समय में। अगर आप किसी भी तरह का वैचारिक या राजनीतिक पॉलिटिकल व्यू अगर रखना चाहते हैं, आपसे इंटरव्यू बोर्ड में पूछेगा तो आप वहां बता सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि अन्य राज्यों को पे भी लागू करने की जरूरत है। तो इसके तहत क्या है, समान विचारधारा वाली पार्टियों का साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जिसे क्या कहा जाता है, CMP, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसे बोला जाता है, साझा कंबाइंड मिनिमम प्रोग्राम भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें दोनों तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। दोनों ध्यान रखिएगा, क्या यह पहला है या इससे भी पूर्व पहले हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस समर्थित जो केंद्र में जो सरकार बनाती है वो भी साझा कार्यक्रम चलती है, और भाजपा और अन्य पार्टियों के द्वारा भी सरकार जो मॉडल चलाती है सहयोगी दलों का, उसमें भी आपको साझा न्यूनतम कार्यक्रम लागू किया जाता है ताकि सभी पार्टियों का सहयोग लिया जा सके। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कर्नाटक में जो साउथ का जो मॉडल है, ध्यान रखिएगा साउथ का मॉडल, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों का अपना अपना विचारधारा। तो पहली बार ऐसा देखा गया साझा रणनीति केंद्र के दलों के द्वारा और राज्य के दलों के द्वारा विस्तृत तरीके से अपनाया गया है। तो इसी के तहत यह कर्नाटक मॉडल चर्चा में रहा है, तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। केवल आगे हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ, कुछ चीजें कल ग्रुप में मैं बात कर रहा था लोगों से, कैंडिडेट से, तो कुछ कुछ चीजें सामने आई हैं। जैसे कि टॉपिक में 1 2 3 4 क्या लिखते हैं सर। तो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पर यूपीएससी जीएस पेपर 1 2 4 लिखा रहे तो ध्यान रखिएगा यह यूपीएससी की सिलेबस की बात कर रहा है। तो यह सिलेबस को आप लोग समझिएगा, और आप लोग को स्टेट पीसीएस स्टूडेंट को क्या करना है, अपने जीएस सिलेबस से पेपर 1 हो या 2 का आपका पेपर रहता है। बहुत से पीसीएस एग्जाम जैसे बिहार हो तो वहाँ पर 2 पेपर लेंगे, अगर जेपीएससी की बात की जाए 4 पेपर, यूपी पीसीएस की बात की जाए तो वहाँ भी आपको 4 पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा अपने जीएस पेपर से टैली करना है इस टॉपिक को कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक कहाँ पर है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे बढ़िएगा। यदि इसके अतिरिक्त भी आपको अगर दिक्कत होती है तो कल ग्रुप में नंबर शेयर किया गया है, तो उस नंबर पर आप कॉल बैक कीजिएगा। पहले करने से पहले व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा कि मुझे बात करना है, ताकि आप लोग से समय मिलते ही कनेक्ट कर लिया जाए। तो ध्यान रखिएगा कि आपको सभी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, आपको टॉपिक वाइज चीज़ों को स्पष्ट किया जा रहा है, सिलेबस में कहाँ पर आपको टैली करना है, आपका की नोट्स कैसे बनता है उसके लिए वीडियो भी बनाया गया है। तो कंफ्यूज मत होइए, और ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इन सब चीज़ों के बावजूद भी नहीं समझ रहे हैं तो दिए गए नंबर पर अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, तो युक्ति है इसका टेलीग्राम चैनल पर या विजडम एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर, तो दोनों जगह आपको नंबर दिए गए हैं। तो क्या करना है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यहाँ पर यह जो टॉपिक न्यूज है आज आपको यूपीएससी का जीएस पेपर 2 और 3 में कवर करेगा, 2 और 3 के, जिसमें सरकारी नीतियां होती हैं और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण कैसे हो रहा है, रक्षा प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण कैसे हो रहा है, क्या नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से पहले मैंने आपको 18 अक्टूबर को है ना न्यूज एनालिसिस किया हूं, जिसमें 2 बार पहले, इससे पहले 3 बार हो चुका है, ये चौथी बार है। ध्यान रखिएगा, घरेलू रक्षा उत्पाद का। तो यह ध्यान रखने योग्य है कि बार बार चर्चा, मैंने 18 अक्टूबर को ही बोला हूं कि आने वाले समय में यहां से यूपीएससी प्रश्न पूछने वाला है। और आप लोगों को याद है बीपीएससी का एग्जाम हुआ है मेंस का, तो मैंने बहुत से गेस क्वेश्चन किए थे, आप लोग को वहां टैली किए हुए न्यूज एनालिसिस में ही बताया था ये क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही साथ आपको यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ, वहां भी पीटी फैक्ट में मैंने बहुत से टॉपिक टैली हुए। तो ध्यान रखिए, जो चीजें बताई जा रही, समझाई जा रही हैं, उसको बस केवल फॉलो कीजिए बेहतर तरीके से और उसका की नोट्स बनाते चलिए। और इसके लिए और भी आपको लाभ दिया जा रहा है कि युक्ति है, इसका ऐप डाउनलोड करके वहां पर आपको दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस का एक पेड ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। उस पीडीएफ को लगातार देखते रहिए, आदत बना लीजिए कि कम से कम दिन में एक पीडीएफ डेली देखना है। जो पढ़ रहे उसके अतिरिक्त 1+1 का कॉन्सेप्ट लेकर चलिएगा, एक वर्तमान का जो होगा और एक पुराना पीडीएफ कोई भी आप पीछे से रिवाइज करते चलिए। जब वो समाप्त हो जाए फिर रिवाइज कीजिए, इसको अपने आदत में डाल लीजिए। देखिएगा, निसंदेह मानिए कि इससे आपकी सफलता में 100% इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए, रक्षा मंत्रालय 928 है ना कल पुर्जों और उप प्रणालियों की एक नई सूची जारी की है, मंजूरी दी है, जिनमें सिर्फ क्या है, घरेलू जो उद्योगों से ही खरीदा जाएगा, जो रक्षा प्रौद्योगिकी में यूज किया जाएगा उसका। इन वस्तुओं का आयात अगले 5 साल में धीरे धीरे प्रतिबंधित लगा दिया जाएगा। एक सूची 928 सूची जारी की गई, जिसमें क्या है कि हम अगले 5 वर्ष तक है ना इस पर धीरे धीरे निर्भरता जो आयात का उसको कम करते हुए 5 साल के बाद ये पूर्णतः स्वदेशीकरण हो जाएगा उन सूचियों का। उससे पहले 101 सूची, फिर उसके बाद 198 सूची जारी की जा चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, यह किस योजना के तहत हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये रक्षा उत्पादन आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की सरकार का समग्र उद्देश्य है। ये चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची, अर्थात ये जो सूची आज जारी की गई है कल, उसमें चौथी 4th सूची है। इससे पहले 3 सूची जारी हो चुकी है, तो कब कभी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। इसमें रिप्लेसमेंट, याद रखिएगा, यूनिट्स, उप प्रणालियां और विभिन्न सैन्य उपकरणों के हथियारों के इस्तेमाल और वाले कल पुर्जे, अर्थात छोटे छोटे कल पुर्जे जो बहुत ही उपयोगी होते हैं, उसके बिना कोई हथियार नहीं बन सकता है। तो ध्यान रखिएगा, उसकी सूची जारी की गई। सूची कितनी है ये मत रखिएगा याद, सूची में कौन कौन से वस्तु है, कौन कौन से चीजों को शामिल किया, ये याद करने योग्य नहीं है। बस याद रखना आपको पीटी फैक्ट के तौर पर 928 सूची जारी हुई है, यह चौथी है, इससे पहले 3 जारी हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, किस नीति के तहत, आत्मनिर्भरता नीति। ध्यान रखिएगा, इससे आयात लगभग 715 करोड़ रुपए के खर्च होते हैं। चौथी सूची में जो शामिल है उसमें 928 उत्पादों का आयात पर लगभग 715 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मंत्रालय के द्वारा यह बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा इस पर समय सीमा के साथ, जो दिसंबर 2023 से दिसंबर 2028 तक यह लागू रहेगा। ध्यान रखिएगा, उसके बाद दिसंबर 2028 के बाद हम इन कल पुर्जों को देश में ही बनाना शुरू कर देंगे। इसके बाद ध्यान रखना है आगे आपको कि आपको यहाँ पर दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में इस सूची के 3 पीएलआई जारी किए गए, अर्थात जो आपको सूची है इसमें सकारात्मक सूची जो है उसकी जारी की गई। इन सूचियों में लगभग 250 से ज्यादा चीजें शामिल हो जो पहले स्वदेशीकरण हो चुका है, जिसमें याद रखिएगा 1238, 351, 107, 780 वस्तु को निर्धारित समय सीमा स्वदेशीकरण में किया गया है, विभिन्न समय पर किया गया है। जो सूची जैसे ही लिस्ट में आती है, जैसे 927 सूची को आप शामिल कर सकते हैं, 900 आपको यहाँ पर 28 सूची है, उसके बाद आपको ये सब सारी सूचियां दी गई है। कम से कम एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, हाँ किस सूची में कितनी बार। ध्यान रखिएगा, इसके तहत सशस्त्र बलों के पूंजीगत खरीद में लगभग 130 अरब डॉलर खर्च होंगे। तो रक्षा उत्पाद ने अगले 5 वर्ष के लिए लगभग कितना है कि 1.7 लाख करोड़ रुपए के लिए, जिसमें 25 अरब डॉलर का टर्नओवर का लक्ष्य तय किया गया, जो 5 अरब डॉलर की सैन्य निर्यात भी शामिल है। हाल ही में मैंने इस पर एक्सप्लेनेशन किया आप लोगों को, तो इसे ध्यान रखना है इन सब चीजों को। इससे संबंधित की नोट्स कुछ याद रखना है कि प्रथम
देखिए यहाँ सकारात्मक होगा, ये थोड़ा सा इसी हो गया, इसे ठीक कर लेना है। स की जगह न लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग इधर हो जाता है, मैं भी ह्यूमन हूँ, मानवीय गलतियां होती है। तो इसे क्या करना, प्रथम सकारात्मक स्वदेशी सूची जो आपको जारी की गई थी 101 सूची के साथ, इसी में लिस्ट और भी जोड़ दिया गया। फिर दूसरी है कि दूसरी सूची जून 2021 में 108 वस्तुओं की सूची के साथ जारी की गई थी, उसके बाद फिर इसमें जोड़ दिया गया। तीसरी सकारात्मक सूची 101 वस्तुओं के साथ जारी की गई थी, फिर इसमें नई नई सूचियां जो जारी ऐड की गई जो उपकरण और प्लेटफॉर्म से संबंधित है। चौथी सकारात्मक मई 2023 कल जारी किया गया 928 कल पूजक और उप प्रणालियों के तहत एक नई सूची जारी। ध्यान रखिएगा यहाँ पर बातें क्या की गई है, इस लिस्ट को याद रखना है आपको, दिसंबर 21, 22, 23 और ये सूची याद रखना है, कुल मिलाकर 250 याद रखिएगा, 2500 कुल कितना 2500। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए आगे बात करें स्थिति क्या है, मैंने 18 अक्टूबर के न्यूज एनालिसिस में क्या कवर कर दिया, निजी क्षेत्र का योगदान कितना, पूर्व में निजी क्षेत्र का योगदान कितना, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है, सभी पर मैंने चर्चा किया है। इसे आप लोग उसके पीडीएफ से जाके देख लीजिएगा। रक्षा निर्यात को बढ़ावा कैसे मिला, हालिया प्रयास क्या क्या किए गए हैं, ब्रह्मोस, और साथ ही साथ मैंने एक पटना कॉन्सेप्ट दिया था, PATNA पटना, तो ये कितना इंपॉर्टेंस है, पटना कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसे भी आप लोग जाके 18 अक्टूबर के न्यूज एनालिसिस में जाके देखिएगा। भारत का रक्षा निर्यात क्या है, इसमें आपको 30 देशों से अधिक रक्षा कंपनियां विभिन्न देशों के साथ भाजा उपकरण निर्यात करता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम निर्यात में निरंतर कमी कर रहे हैं। स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सिपरी है, उसकी रिपोर्ट भी हम लोग हालिया दिए थे, 23वें स्थान पर आते हैं। 2024 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर अच्छा निर्यात लक्ष्य रखा गया। देखिए यहाँ लिखा गया ना 5 बिलियन, देखिए 5 अरब, एक सेकेंड चलिए, ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 5 अरब दिया गया था, उसमें 5 अरब 2024 तक रखा गया। ध्यान रखिएगा भारत के रक्षा निर्यात निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है, जो हाल के दिनों में सही दिशा में बढ़ रहा है। लगातार हम प्रयास और भी बेहतर करिए, पहले के आंकड़े एजेंसी नहीं, कोई समर्थित एजेंसी नहीं, तो इस पर भी काम प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ रक्षा से संबंधित क्या पहल की गई है, तो मैंने उस दिन भी चर्चा किया था, याद होगा, रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति। तो ये सुबह 18 अक्टूबर का न्यूज है, उस पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और भी महत्वपूर्ण न्यूज है तो उसको हम लोग कवर करेंगे, फटाफट चीज़ों को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा सा आप लोग भी कॉपरेट कीजिए। देखिए डेली न्यूज़ आपको पुराने न्यूज़ ही नए नए तरीके से आएगा, पर कॉन्सेप्ट जो है स्टैटिस कॉन्सेप्ट वही सेम रहेगा। तो एक बार आप लोग पीडीएफ जाके देख लीजिए, एक बार वीडियो एनालिसिस देख लीजिए, और 1+1 का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर अपनाइए, इससे आपका इंटरनल डेवलप हो। मैं बार बार बोलता हूँ, बैसाखी को कभी भी सहारा अपना मत बनाइए। बैसाखी जो होती है ना, बैसाखी को उसको कभी भी अपना सहारा मत बनाइए, अपने कंधे मजबूत कीजिए। इसके लिए आपको ही मेहनत करना होगा, क्योंकि फाइनली एग्जाम में आपको ही बैठना है। एग्जाम में बैठने के लिए आपका सिलेक्शन चाहिए, तो वो सारी चीजें करनी होगी जो एक सिलेक्टेड स्टूडेंट के लिए जरूरी है। तो उसके लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट स्वयं क्लियर करने होंगे। उसमें जो भी हमारा मार्गदर्शन रहेगा उसको बस क्या करना है, आपको की नोट्स के तौर पर इंक्लूड करना, और अधिक से अधिक उसका लाभ लेने सीखिए। बहुत से कंफ्यूजन आप लोग को रहता है, सर ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, पहले प्रयास तो कीजिए आप लोग। मैं डेली कमेंट करने बोलता हूं कि आप लोग क्वेश्चन का जो भी पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं तो ईमानदारी से पूछिए कितने लोग इसमें सहभागी देते हैं, और फिर बाद में आप लोग बोलिएगा सिलेक्शन नहीं होता है। आप यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देखिएगा, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का क्वेश्चन देखिएगा, मेंस का, हकीकत सामने आ जाएगी किस दिशा में मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और उसका जो पढ़ाने का जो टेक्निक है वो एग्जाम हॉल में दिख रहा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है, उसको आप राइट डाउन करके एग्जाम हॉल तक कैरी फॉरवर्ड कीजिए। मैं नहीं जा पाऊंगा आपके साथ एग्जाम हॉल में, हमारी टीम नहीं जा पाएगी, तो या कोई भी टीचर या कोई भी उसकी टीम, कोई भी कोचिंग संस्थान की कोई भी टीम आपके साथ नहीं जाएगा। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, मेहनत अंतिम रूम में आपको पहुंचने के लिए आपको ही करना होगा। तो इस संदर्भ को समझिए, और जो भी सपोर्ट हमारी तरफ से होगी हम लोग करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए पीटी फैक्ट याद रखिएगा, ये लगातार पीटी में पीसीएस लेवल पर पूछ सकता है, यूपीएससी में भी इससे रिलेटेड चीजों कॉन्सेप्ट को पूछ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीटी फैक्ट के तौर पर यह प्रश्न आएगा। जैसे कर्नाटक के डीजीपी परवीन सूद बनेंगे अगले सीबीआई निदेशक। तो देखिए वर्तमान में जो जायसवाल जी हैं,
सुबोध जायसवाल, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है 25 मई को, तो उनके स्थान पर इनका कार्यकाल होगा, कितना होगा, 2 साल का होगा। और ये कौन से बैच के, 186 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके तहत ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधान न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ है, लोकसभा के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता अधीर रंजन चौधरी उच्च स्तरीय समिति की बैठक में शनिवार को उनके नाम की मंजूरी दी, तो ध्यान रखिएगा। अब इसके लिए इनकी क्यों आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के जब भी पद नियुक्ति होती है ना, उनमें यह संवैधानिक रूप से यह प्रावधान किया गया है कि सीबीआई निदेशक की नियुक्ति चयन उच्च स्तरीय समिति के द्वारा किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत का प्रधान न्यायाधीश, लोकसभा विपक्ष का नेता होगा। यदि लोकसभा विपक्ष का कोई नेता जो दल में बहुमत दल का नेता नहीं, आवश्यक सीट नहीं प्राप्त हुआ है, तो उसमें जो सबसे बड़ा दल होगा उसका नेता जो होगा वो शामिल होगा। इसके अनुसार नेता प्रतिपक्ष न होने की स्थिति में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता भी समिति में शामिल होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 3 आपको यह यूपीएससी में इस तरीके से पूछ सकता है, सीबीआई नियुक्ति के निदेशक के नियुक्ति में कौन कौन से समिति में शामिल होते हैं, तो प्रधानमंत्री दे सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे सकता है, प्लस अन्य न्यायाधीश दे सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश, या तो फिर आपको विपक्षी दल का नेता, तो आपको उसी में से चुनना होगा। और स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट फैक्ट पूछ देगा, कौन किन की नियुक्ति हुई है, तो ये सब आप लोगों को ध्यान रखना। अब एक पीटी फैक्ट ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि INS मोर्मुगावा से ब्रह्मोस मिसाइल सफल परीक्षण किया गया, नौसेना की बड़ी ताकत। तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किससे किया गया, तो ऑप्शन आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें INS मोर्मुगावा रहेगा और भी दूसरे का नाम दे देगा। इस तरह पीटी फैक्ट आपको पूछा जा सकता है, तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। अब ब्रह्मोस मिसाइल ध्यान रखिएगा 290 किलोमीटर की एक मैक अर्थात 2.8 की तेज रफ्तार से विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है। तो यह आवाज की गति रफ्तार से लगभग 3 गुना अधिक तेज चलती है। तो यह क्रूज मिसाइल है और यह भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया के रूस का जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मोस, वहाँ के नाम से, रूस और भारत के नाम से, सहयोगी नाम से बनाया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सॉरी, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में यह टॉपिक आपको कवर करेगा, जिसमें न्याय व्यवस्था या तंत्र, न्याय तंत्र से संबंधित होगा या ST/SC के मुद्दे से यह यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और याद रखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कोई भी टॉपिक आपको नजर आए ना, उसको अच्छे तरीके से कीनोट्स उस पर बनाइएगा, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन हो या स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन, इससे रिलेटेड प्रश्न आपको पीटी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामाजिक रूप से अभी भी पिछड़े समझे जा रहे हैं और उनको बेहतर सुविधाएं सरकार सामाजिक उत्थान के संबंधित, आर्थिक सामाजिक उत्थान के संबंधित देने का प्रयास कर रहा है, तो इससे प्रश्न लाजमी बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस एक्ट को अच्छे तरीके से देख लेना है। देखिए न्यूज यह है ना कि आप विधायक वीरेंद्र पर आरोप लगाए, उन पर SC/ST एक्ट लगाया गया। अब यह मामला क्या है, अभी जाति सूचक शब्द बोलकर बेइज्जत करने का आरोप लगाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह मामला से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है, जो SC/ST एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो उससे संबंधित चीजों को हम लोग देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि अनुसूचित जाति जो जनजाति है, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और इसमें एक संशोधन 2018 में हुआ था, उसे याद बस रखिएगा। आपको 1989 यह मूल आपको एक्ट है, जिसके तहत क्या किया गया है, तमाम प्रयासों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक बदलाव के बावजूद सिविल अधिकार कानून जो 1955 है और भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी एक्ट है 1860 के प्रावधानों के तहत वर्मा वर्ग के लोगों को समस्याओं को सही तरीके से संबोधित नहीं कर। यहाँ देखिए, यहाँ अनुसूचित यहाँ पर लिखाना था, इरर हो गया है, टाइपिंग इरर हो जाता है कुछ कुछ, आज थोड़ा मैं जल्दीबाजी में था इसलिए। ध्यान रखिएगा कि यह एक्ट जब लागू किया गया, ध्यान रखिएगा 1989 में, तो अनुसूचित जाति जनजाति के अधिनियम 1989 में पारित किया गया था। 30 जनवरी 1990 से यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के पूरे भाग में लागू था। पर जब 370 कुछ आर्टिकल हटाया गया, जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रावधान को हटाया गया, उसके बाद यह कानून वहां भी लागू है।
तो बस इसको ध्यान में रखना आप लोग को। अब प्रावधान इसके क्या है, इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। तो प्रावधान के तौर पर यह जानिएगा कि यहाँ पर इस वर्ग के किसी भी अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के किसी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के संबंध रखने वाले किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेगा। ध्यान रखिए, एससी और एसटी वर्ग के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे जात वर्ग के लोग अगर इन पर किसी प्रकार का प्रताड़ित करता है, भाषा से, शब्द से, व्यवहार से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से किसी प्रकार से, तो उन पर यह लगाया जाता है, उन पर कानूनी प्रावधान किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यह जो कानून है पीड़ितों को विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। जो पीड़ित होंगे, इस वर्ग के जो पीड़ित होंगे, एससी एसटी वर्ग के, उनको विशेष सुरक्षा प्रदान करता है, जिसके तहत पीड़ित अलग अलग अपराधों से पीड़ित होने पर 75,000 से लेकर 8,50,000 रुपया अर्थात 8,50,000 से अधिक सहायता दी जा सकती है। अर्थात विभिन्न वर्गों में 50,000 से लेकर आपको 8.5 लाख तक इनकी सहायता की जा सकती है एससी एसटी वर्ग को। तो विभिन्न प्रावधानों में होते हैं, वो अलग अलग है, उतना डीपली नहीं जाना, बस कितने रुपये आर्थिक मदद की जा सकती है। ऐसे मामलों के लिए कानून के तहत विशेष न्यायालय का भी प्रावधान किया जा सकता है। अगर विशेष केस होगा तो उसके लिए विशेष न्यायालय भी जो कोर्ट का स्पेशल कोर्ट सृजित किया जाता है ना, वो हो सकता है। ऐसे प्रकरण को तुरंत निर्णय ले, इसके लिए अब यह क्यों महत्वपूर्ण है ये भी जानिएगा। तो अधिनियम को जो है संविधान का अनुच्छेद 15 भेदभाव का निषेध जो करता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो संरक्षण करता है, उल्लेखित संवैधानिक सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, बनाया गया था, जिसमें सुरक्षा के दोहरे उद्देश्य थे। एक तो संवैधानिक उद्देश्य पूरा करेगा, एक विधिक उद्देश्य पूरेगा। तो ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से प्रश्न इंटरव्यू में किया जा सकता है कि एससी एसटी एक्ट आपको किस संदर्भ में महत्वपूर्ण दिखता है, तो आप इस दोहरे उद्देश्य को जरूर बताइएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने मॉक इंटरव्यू दिया था तो वहां पर यह प्रश्न पूछा जाता था, बहुत दफा पूछा गया है कि एससी एसटी एक्ट किस रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्पेशल प्रोविजन करता है। तो यह ध्यान रखिएगा, यह दोहरे नीति को पालन करता है। अर्थात एक तो संवैधानिक रूप से इस आर्टिकल के तहत तो दिया ही गया है अधिकार, साथ ही साथ इन्हीं आर्टिकलों के अतिरिक्त इन्हें विधिक अधिकार भी इस एक्ट के तहत प्रोवाइड किया जाता है। और यह ध्यान रखिए, यह कमजोर समुदाय के साथ साथ जाति आधारित अत्याचार पीड़ितों के राहत और पुनर्वास प्रदान करने में सहायक होता है। ये आपको इससे संबंधित चीजों को कवर करना है। तो उम्मीद करता हूँ जो इसका बेसिक है ना चीजें एससी एसटी एक्ट का, कम से कम आप इतना इंटरव्यू में, मेंस में या पीटी लेवल कहीं प्रश्न पूछ रहा है, अगर इतना भी आपकी जानकारी है तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके अतिरिक्त कुछ संशोधन हुए थे, ध्यान रखिएगा। एनसीबी का डाटा इसके अतिरिक्त में आपसे पूछ सकता है, एनसीबी का डाटा जिसमें एससी के मामले में 5,000 से अधिक मामले हैं ना झूठे देखे गए कि कुछ बात को लेकर। अब मैंने याद होगा, मैं पिछले बार जब इसका न्यूज एनालिसिस किया था तो मैंने अपने एक कलीग के बारे में बताया था, जहां पर मैं रहता था पहले झारखंड में, जिस ब्लॉक में वर्क करता था, वहां पर किन्हीं के द्वारा एससी एसटी का वर्क किसी व्यक्ति विशेष पर, जो ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी होता उस पर लगा दिया गया था। वो लगातार 21 से 22 साल तक इस एक्ट के तहत प्रताड़ित रहा था, केवल किसी ईगो क्लैश के कारण ये लगा था, जिसका मैं जीता जाता सबूत था। तो एनसीबी डाटे में ये बात बोली गई है कि 5,000 के एससी के मामले में और एसटी के मामले में लगभग 950 से अधिक मामले जो है वो झूठे साबित हुए। जो भी आता है, मान लीजिए सालाना, अगर मान लीजिए इन आंकड़ों के संदर्भ में, तो देखिए प्रावधान सही है कि ऐसे दबित जो लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको सुरक्षा देना है, पर इसका गलत फायदा लोग उठा रहे हैं। बात बात को लेकर जैसे आरोप प्रत्यारोप लगा दिए जाते हैं और इसमें नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है। ध्यान रखिए, जैसे दहेज प्रताड़ना में क्या होता है, जैसे ही कोई महिला द्वारा दहेज प्रताड़ना के मामले दिए जाते हैं तो संबंधित जितने का लिस्ट होगा उसको तुरंत पकड़ के जेल में डाला जाएगा, उसकी बात तक नहीं सुनी जाती। वैसे इसमें भी होता है। तो ध्यान रखने का बात है कि किसी को अगर हथियार दिया गया है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। पहले ध्यान रखना है कि हाँ, किसी भी इसके लिए सक्षम सरकार को, प्रशासन को यह आकलन रिपोर्ट जरूर याद रखना चाहिए। एनसीबी का रिपोर्ट जो आया हुआ है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट्स जो आता है, उसके आंकड़े को जरूर देखना और समझना चाहिए। चलिए ध्यान आगे बढ़िएगा। आगे यहाँ पर और भी चीजें हैं, जिसमें देखिए एक पीटी फैक्ट आपको केस स्टडी के तौर पर ये भी पूछा
जानकारी होनी चाहिए। बंगाल के खाद्य विभाग की भर्ती का उजागर की नई अनियमितता पर माननीय जो कोलकाता हाई कोर्ट ने क्या बयान जो संज्ञान लिया उसे समझने का प्रयास कीजिए। जो बातें की गई है, उन्होंने कहा कि भर्ती की अनियमितता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनियमितता पर पाए जाने वाले को नौकरी निरस्त कर दी जाएगी। यह बहुत जरूरी हो गया है। छत्तीसगढ़ पीसीएस का रिजल्ट आया हाल ही में, जहां पर एक मेरी कलीग, मेरे दोस्त एक पोस्टेड पहले से भी है, उनका रिजल्ट आना था। उसके रिपोर्ट आंकड़े को देखिएगा तो समझ में आएगा कि देश में हलचल किस प्रकार का भ्रष्टाचार के स्तर पर पहुंच गया है। नेता के जितने भी रिश्तेदार हैं सभी बड़े बड़े पोस्ट पर आपको उसमें शामिल है। अब उनका चयन हो गया। जो वाजिब जिनका क्या है योग्यता है वो आपको पीछे रह गए या वो छूट गए हैं। तो सोच के देखिएगा, माना जा सकता है जो नेता के जो संबंधी होंगे उसमें से कुछ लोग योग्यता आधारित होंगे, पर यह बिल्कुल भी नहीं किया जाता जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ सभी योग्यताधारी होंगे। क्यों वो टॉप में ही वो आएंगे, टॉप लिस्ट में आएंगे, टॉप 50 में ही आएंगे, यह कोई गारंटी नहीं लिया जा सकता। ध्यान रखिएगा, अनियमितता का स्तर ऐसा बढ़ा हुआ है। इसलिए इन सभी मामलों में, क्योंकि नियुक्ति जो होती है ना, यह यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का या किसी भी एग्जाम का आप नियुक्ति कर रहे हैं, तो उसमें उस क्षेत्र का, उस राज्य का और देश का है ना दायित्व निर्भर करता है कि उसके कार्यशैली से हमारे पास एसेट कैसे क्रिएट होगा। तो इसको कम से कम क्या करना है, भ्रष्टाचार मुक्त करना है। अगर सभी न्यायालय इस प्रकार से संज्ञान लेना शुरू कर दे, इस प्रकार की बातें बोलना शुरू कर दे और किसी प्रकार की अनियमितता लगे तो डायरेक्ट है ना संज्ञान लेके स्वतः संज्ञान ले। इस मामले में मैं यहां तक बोलता हूं, न्यायालय कब तक मूक दर्शक बना रहेगा आपको इस प्रकार के प्रशासनिक है ना, प्रशासनिक बलात्कार का। मैं बलात्कार शब्द इसका यूज करता हूं क्योंकि यह किस स्तर तक बढ़ गया ना कि कोई सीमा ही नहीं रह गई है। जिस सीमा तक हम दृष्टम से दृष्टम, मैं तो यहां तक बोलता है ये सब अगर अनियमितता होता है ना तो उसमें जो व्यक्ति संबंधित है ना उस पर मर्डर का केस लगना, क्योंकि किस एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होने से उससे संबंधित कितने लोग प्रभावित होते हैं, उनकी जीवन शैली प्रभावित होती है, उसका कोई आकलन तक नहीं है। बस हम तो कह सकते हैं हाँ दंड प्रावधान कर दिया जाएगा, पर इसमें मर्डर केस का है ना प्रोविजन लगाना चाहिए ताकि नजीर पेश हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिस्टम को अगर ठीक करना है ना तो नजीर पेश करने वाला आपको ना सजा का प्रावधान लाना होगा, ताकि उसे देखकर आने वाले समय में दूसरा व्यक्ति विशेष है ना उसकी कल्पना तक ना करे। अभी हाल ही में एमपी का एक कोई महिला का केस आया है जिसमें उनको 33 करोड़ से अधिक उनके पास संपत्ति अर्जित की गई। अब मात्र 30,000 उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी उनको प्राप्त। सोच के देखिएगा, ऐसे लोग हैं ना हमारे प्रशासन में काम कर रहे हैं और खुला नाच कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, और कोई प्रशासन कोई भी सिस्टम उस पर काम पहले नहीं कर। वो 33 करोड़ तो आपको रिकॉर्डेड है। अब ध्यान रखिए, कुत्ते को खिलाने के लिए 2.5 लाख का मिक्सर मशीन रखी हुई रोटी बनाने वाला। सोच के देखिएगा इस किस वर्ग को हम लोग लेकर चल रहे हैं, किस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं। तो ये सब चीजें है ना, जब भी बात आए तो इस कटु आलोचना के साथ इसका आकलन कीजिएगा। जो प्रशासन निसंदेह अपना कार्य कर रही, सामाजिक आर्थिक उद्देश्य पूर्ति कर रही है, साथ ही साथ कुछ प्रश्नगत समस्याएं हैं उसका निदान करना जरूरी है। उसके लिए प्रशासनिक स्तर पर, विधायी स्तर पर अर्थात कार्यपालिका स्तर पर, विधायी स्तर पर और आपको न्यायिक स्तर पर, तीनों स्तर पर काम करने की जरूरत है ताकि हम सिस्टम को बेहतर कर सके। अगर मान लीजिए यह सिस्टम है, सिस्टम में जो लोग हैं उनको बेहतर सुविधाएं देना है और जिसका मूल तंत्र ही अगर डिस्टर्ब रहे, मूल तंत्र अर्थात प्रशासन, तो कैसे डिस्पोज करेंगे हम सर्विसेज। अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है राज्य का वही समाप्त हो जाएगा, अराजकता बढ़ जाएगी। जैसे पाकिस्तान में आप कैसे देख रहे हैं अराजकता बढ़ी हुई, सीरिया और ये सब चीजों में केवल वह आतंकवाद के मुद्दे हैं वही मायने नहीं रखते, उसके अतिरिक्त भी है। मैनेजमेंट नाम का चीज नहीं है, लोग अपने अपने तरीके से प्रशासन काम कर रहा है, अपने भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ाए हुए हैं। जितने भी आम लोग हैं उनके लिए आपको 46% आपको महंगाई दर बढ़ा हुआ है, और उसके जो प्रशासन के लोग हैं उनके लिए बड़े बड़े कोठियां बनी हुई, उनके लिए सभी मुफ्त के अनाजे पहुंच रहा है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रशासन भ्रष्टाचार का कॉन्सेप्ट आता है, उसे हमको सुधारने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे।
देखिए, ज्यादा खाद तेल रखने वाले दुकानदार पर 37 साल पर लगाए गए कोर्ट ने चक्कर, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि उनको बरी कर दिया गया इस आधार पर कि 37 साल का पुराना मामला। आप सोच के देखिए केस स्टडी के बारे में। इस पर ट्रायल केस आई थी, तो जो स्पेशल कोर्ट था ना, ट्रायल कोर्ट, उसने 1 साल के अंदर इस पर सजा सुना दिया था। तो यह मामला था 1986 का, सजा सुना दी। अब 1986 में कोर्ट, हाई कोर्ट जाता है व्यक्ति विशेष, जो भी व्यक्ति था इसमें। अब उसमें 36 साल लग गया हाई कोर्ट को, लंबी 31 साल से अधिक तो लंबित ही रह गया। उसके बाद 36 साल लग गया हाई कोर्ट को डिसाइड करने में कि उसे सजा का प्रावधान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, जो आपको निचली अदालत था 6 माह और कुछ पैसे का प्रावधान दिया था, जिसे घटाकर हाई कोर्ट ने कुछ महीनों का कर दिया। और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट जाता है तो और भी मामले को घटाते, ध्यान रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें प्रोविजन ऑफ द ऑफेंडेड एक्ट का लाभ आपको दिया जाता है। इस एक्ट के तहत विशेष में अगर कोई प्रकार के इस जो संदर्भ में बातें की गई है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा अधिकार प्राप्त है कि अगर उसे ऐसा महसूस हो कि उस व्यक्ति विशेष के साथ उचित न्याय नहीं मिला है, तो इस प्रावधान के तहत आपको छूट दे सकता है। तो अच्छे चाल चलन का निगरानी में छोड़ने का आदेश दिया कि व्यक्ति विशेष का अच्छा व्यवहार रहा है, तो इस आधार पर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, मेरा बात यह केस स्टडी के तौर पर यह है कि हम आज भी है ना बात सुधार करते हैं न्यायिक व्यवस्था का, बेहतर लोकतंत्र की बात करते हैं ना, सिस्टम, बेहतर सिस्टम की बात करते हैं, पर ग्राउंड लेवल पर अभी समस्या यही है। हाल ही में मैंने आप लोगों को, जब किरण रिजिजू और न्यायपालिका के बीच विवाद चल रहा था, उसमें विभिन्न डाटाएं आप लोग को दी है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को वो डाटा याद होगा। तो चलिएगा, आज आप लोग उसका पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा ग्रुप पर, युक्ति है इसका ऐप के जो कम्युनिकेशन ग्रुप है उस पर शेयर कर देना है, ताकि मैं देख सकूं कितने स्टूडेंट एक्टिव मोड में उस चीज़ को काम किए हैं। देखिए, सिलेक्शन लेना आप पर डिपेंड करता है। सभी चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर कर दिया, ऐसा कोई मैं एक ही लाइन में बोला हूँ ना। आपको 158 पीडीएफ अभी तक शायद दिया जा चुका, उससे अधिक होगा, 160 ही मान के चलिए। उस 160 के पेपर एनालिसिस का जो की नोट दिया गया है ना, अगले 1 साल तक आपको काम देंगे। आपको 24 तक जो भी एग्जाम देने वाला है उसको है ना काम देगा। और ध्यान रखिएगा, स्टैटिक्स पार्ट कभी चेंज नहीं होता, न्यूज आपको ऐड करते चलना है, स्टैटिक्स पार्ट वही रहेगा और सभी पर चर्चा हो चुकी है। और जितना बार आप इस पीडीएफ को रिवाइज कीजिएगा, आपका रिजल्ट उतना पुख्ता होता चला जाएगा। अब कितने स्टूडेंट एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं आज पता चल जाएगा। नहीं तो समस्याएं तो बहुत है सबके पास, पर निदान केवल टीम के तरफ से ही नहीं की जाती है ना, या मेरे तरफ से ही नहीं की जाएगी। उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, लिखिए, डेली 10 पेज लिखने का आदत डालिए। डेली 10 पेज लिखने का, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप पेपर जो है, पेपर का जो एक्टोरियल है उसे आप लोग लिखिए जो बात है। उसके बाद कुछ देर मान लीजिए मॉर्निंग में लिखते हैं, तो शाम को उसका आप रिकॉल कीजिए, हाँ कितना मैंने उसके संदर्भ में 10 मिनट बैठ के लिख सकते हैं। तो लिखने का शुरुआत कीजिए। आप जब तक नहीं लिखिएगा, पीटी निकाल के भी क्या कर लीजिएगा, जब लिखने की 6 घंटा का क्षमता ही नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है। और रिजल्ट है, जानते हैं, मेंस के ही रिजल्ट पर पूरा आपका फाइनल सिलेक्शन डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, इसलिए मेंस को मजबूत कीजिए। नहीं तो सपने तो बहुत देखते हैं लोग, पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो इस रास्ते पर कारगर प्रयास करते हैं। लाइन को याद रखिएगा, कारगर प्रयास। हवाबाजियां में ना कमीशन नहीं निकला करती हैं। पहले हम लोग भी बहुत हवाबाजी करते थे, ऐसा नहीं हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यही सब कारण था जो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि गलती हम लोग क्या करते थे, 10 पेज नहीं लिखते थे, पर जब लिखना शुरू किए तो हम लोग इंटरव्यू तक पहुँचे, तब तक समय ही निकल गया। तो ये सब चीज़ें समझिएगा, ध्यान रखिएगा। अब यूसीसी की संदर्भ में चर्चा की जा रही है, समान नागरिक संहिता, इस पर भी पहले मैंने न्यूज एनालिसिस कर दिया हूँ। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके प्लेलिस्ट 2022 में, युक्ति है इसका प्लेलिस्ट, जाइएगा यूट्यूब पर, प्लेलिस्ट में 2022 दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस 2022 लिखा होगा, उसमें जाकर यूसीसी के बारे में विस्तृत चर्चा आप लोग सुन लीजिएगा।
की नोट्स PDF आपको ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा, तो आप दोनों जगह से लाभ ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। देखिए राष्ट्रीय फलक में केस स्टडी और एक देखिए, बिहार में रात के अंधेरे में हुई पुल की ढलाई या सुबह भाई हो गया गिर के उसकी तोड़ाई, अर्थात टूट गया। और यह मामला 2 बार एक ही क्षेत्र से उसी 82 क्षेत्र में है। देखिए बिहार के पूर्णिया जिला का एक 82 है क्षेत्र है, वहां पर पुल बनाया गया। तो एक घटना कल हुआ, एक घटना कुछ महीने आपको 6 महीने पहले हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या आपको प्रशासन अनियमितता का केवल जांच करेगा, या ऐसे ठेकेदारों या ऐसे जो भी निर्माण हो रहे हैं उसके लिए कुछ मानक तय करेंगे भाई आप लोग। अब देखिए यह 1.13 करोड़ का पुल था, सोच के देखिएगा, जो टूट गया तो केवल कार्रवाई किया जाएगा या उस पर मानक भी तय किया जाएगा। इस मामले से केस स्टडी आप निकाल सकते हैं, ऐसा क्या कारण है, किस प्रकार की घटनाएं होती है। अगर आप प्रशासन के महत्वपूर्ण पद पर होंगे तो आप इसके लिए संबंधित क्या निर्णय ले सकते हैं। अगर नीति निर्माणक के पद पर होंगे तो ऐसे मामलों में आपके द्वारा क्या निर्णय लिया जाएगा, इसका आपको पॉइंट वाइज 150 शब्दों में लिखकर कम्युनिकेशन ग्रुप जो युक्ति है इसका उस पर PDF शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं भी देखूं कितने रूप से आप लोग बौद्धिक वैचारिक रूप से विकसित हैं, इन सब मामलों को बेहतर तरीके से कितना लिखते हैं, और सभी लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। सॉरी, देखिए यह UPSC के GS पेपर 2 भारत की पड़ोस नीति से आएगा। कहराता पाकिस्तान, अर्थात दबाव में है पाकिस्तान, कहरा रहा है दर्द से। अब 47% पाकिस्तान की महंगाई दर बढ़ गई है, 284 रुपये प्रति डॉलर हो गया, एक पाकिस्तानी रुपये के मूल्य के बराबर। स्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। तो देखिए आज आंकड़े सभी दिए हुए पाकिस्तान के बारे में, कि इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग की नोट्स बना लीजिएगा। इसका की नोट्स आप लोग बना लेंगे तो क्या करना है, कम्युनिकेशन ग्रुप जो युक्ति है इसका है वहाँ शेयर कर दीजिए, ताकि मैं उसको रिवाइज करके आप लोगों को बता सकूं कि आप लोग बेस्ट लिखे या नहीं लिखे। क्लियर। चलिए अब यहाँ ध्यान रखिएगा, नहीं ले पा रहा किसी प्रकार आर्थिक सहायता, क्यों नहीं ले पा रहा, विदेशी मुद्रा भंडार सीमित का 4 अरब डॉलर हो गया है। तो यह स्थिति पाकिस्तान कुछ ही आयात करने में सक्षम नहीं रह पाएगा, हालात बिगड़ते जाएंगे। IMF का भी जो सहयोग नीति है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हित में नहीं है। तो ये सब चीज़ें हर मोर्चे पे विफल होती रही है व्यवस्था। तो यहाँ पर देखिए सेना जब सभी का कार्य अपना अपना है, जब सभी लोग अपने अपने कार्य नहीं करेंगे ना, लोग इंटरफेयर करते हैं एक के काम के दूसरे काम में, तो समस्याएं ऐसे ही उत्पन्न होता है। समझने का प्रयास कीजिए, आपके घर में मम्मी पापा होंगे, मदर फादर होंगे, आप लोग 2-3 भाई जो भी हो, मान लीजिए 3 लोगों का सदस्य आप लोग, अर्थात कुल 5 लोगों का सदस्य है, 5 लोग हैं और सभी को मान लीजिए घर में कुछ काम प्रोसेस आता है। आपके घर में अभी शादी का दौर चल रहा, शादी आपके घर में है किसी एक व्यक्ति का, ठीक ना, मान लीजिए फलना व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक्स व्यक्ति किसी के शादी, एक्स व्यक्ति किसी शादी। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रशासन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई एक काम है, ठीक ना, ए नाम का कोई काम वर्क है, जिसको करने के लिए ध्यान रखिएगा किसी एक व्यक्ति को आवंटित कर दिया है। मान लीजिए इस बी व्यक्ति को आवंटित कर दिया है कि तुमको यह काम करना है, तो आप बताइए काम यह सर्वश्रेष्ठ काम होगा या कुछ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति, एक विशेष व्यक्ति इस पर काम कर रहा है, शादी से संबंधित कोई काम होगा। मान लीजिए आपको फूल लाना है, फूल सजवाना है घर में, ठीक ना, डेकोरेशन करवाना है, तो ये व्यक्ति पूरी तरह जवाबदेह है आपके घर में, आपके उस घर में, अपने घर में फूल सजाने के लिए। अब मान लीजिए बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है और एक्स व्यक्ति भी। अब मान लीजिए शादी है, सभी क्या किए, फूल ही सजाना शुरू किए, घर में फूल सजाना है, और सभी लोग 3 लोगों को ऑर्डर दे दिए। तो सोच के देखिएगा क्या प्रशासन शादी का सही हो पाएगा। आप घर में, एक घर में शादी है एक व्यक्ति का, वो 3 लोग उस पर जाकर क्या करे, उसके बाद मम्मी पापा भी बोल दिए कि है, मदर फादर भी बोल दिए कि फूल वाले आ जाना, तो 5 लोग पहुंच गए फूल लगाने के लिए।
अब वहां बताइएगा पांचों जो व्यक्ति पहुंचेंगे उसमें डिस्प्यूट होगा या नहीं होगा, सबसे पहले ये समझिएगा। और तीसरा ये समझना है उन जो लगाने वाला जो डिस्प्यूट होगा साथ ही साथ आप में ईगो क्लैश होगा कि या नहीं होगा पांचों में, कि कौन किसका सही रहेगा। तो यहाँ पर प्रशासन ऐसे ही है। आप इस चीज को समझ गए कि अपने घर से समझ गए कि किसी कार्य को करने के लिए एक कार्य के लिए एक व्यक्ति जब जवाबदेह बन जाए ना, एक वर्क है उसके लिए एक व्यक्ति को जवाबदेह बना दिया जाए तो वो कार्य बेहतर होता है। वैसे ही यहाँ पर पाकिस्तान में देखिए सेना का निर्माण किया गया देश के सीमाओं की सुरक्षा करने की, ठीक ना। वो क्या करता है, पॉलिटिक्स में घुस जाता है। हमारा सेना हमारे साथ ही आज़ाद हुआ पाकिस्तान, इतना क्यों प्रॉब्लम क्रिएट उसके पास, हमारे पास समस्याएं इस संदर्भ का कभी भी सत्ता हस्तांतरण को लेकर आज तक नहीं आया। जबकि दो दो प्रधानमंत्रियों के उनके कार्यकाल में हत्या हो गई, फिर भी हमारे यहाँ सत्ता हस्तांतरण का समस्या नहीं आया। पर उसके यहाँ क्या हुआ आप समझ सकते, इसलिए कि सेना वहाँ पर राजनीति पॉलिटिक्स करना शुरू कर देती है, अपने अपने अधिकार जमाने करते, अपने अपने पॉपेट को खड़ा करना शुरू कर देती है। तो जब समस्या एक पद के लिए दो शक्तियां काम करने लगे ना, तो दो शक्तियां काम करने लगे तो ध्यान रखिएगा डिस्प्यूट का क्षेत्र वो बनेगा, ईगो क्लैश होगा और दोनों अपने अपने सत्ता के अभ्यास करना शुरू करेंगे। जिनके पास अधिक पावर होगा वो सत्ता में आने का प्रयास करेगा और पूरा पाकिस्तान का इतिहास यही है। आप लोगों को मैं सत्ता का अभ्यास समझाया था, सत्ता होना और सत्ता का अभ्यास करना दोनों में अंतर है। सत्ता होना और सत्ता का अभ्यास करना, सत्ता का अभ्यास करना दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। मैंने आप लोग को कॉन्सेप्ट पहले भी बताया है, आज भी जान लीजिए। सत्ता होने का मतलब पीएम का पद होना है, ठीक ना, एक पद है। पर पीएम में वास्तविक रूप से पीएम मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट और पीएम का पद है। अब वास्तविक रूप से कौन वर्तमान में एक्टिव मोड में काम कर रहा है, प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं या पीएम काम कर रहे हैं, यह सत्ता का अभ्यास कहलाएगा। साथ ही साथ ऐसे ही मान लीजिए हम डीएम की बात करें, डीएम और आपके लोकल लेवल पर, तो आप ध्यान रखिएगा आप सत्ता है डीएम, पर सत्ता का अभ्यास में उन डीएमओ को आप याद रखते हैं जो बेहतर काम किया होगा, आपके लिए समस्याओं को सुलझाया होगा। तो सत्ता का अभ्यास ओरिजिनल वही करता है। तो अर्थात सत्ता पद नहीं निर्धारित करता है कि कौन व्यक्ति विशेष बेहतर काम प्रशासन करेगा, सत्ता का अभ्यास निर्धारित करता है किसी व्यक्ति विशेष का कि उसका व्यक्तित्व समाज पर कैसा रहेगा, लोगों में कैसा रहेगा, प्रशासन में कैसे रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सत्ता का अभ्यास हमेशा ईगो क्लैश लेकर आता है, आपको डिस्प्यूट का पार्ट लेगा आएगा। तो हमारे यहाँ भी ऐसा कभी कभी हो जाता है, पर इसके यहाँ राजनीतिक रूप से उठा पटक बहुत ज़्यादा है, हमारे यहाँ सिस्टम को लेकर होता है, ठीक ना। अब आतंकी संगठित संगठन जो है इस पर, अब जैसे अफगानिस्तान का मामला देख सकते हैं, जैसे वहाँ संगठन जो आतंकी संगठन था उसने सत्ता हस्तांतरण किया, हालांकि अपने आप को वो क्या कहते थे, जन सुधारवादी कहते थे कि इससे हम बेहतर देश का निर्माण कर सकेंगे। पर आतंक, मैं हमेशा बोलता हूँ बंदूक की नोक पर स्थापित जो सत्ता होती है हमेशा वो आतंक ही फैलाएगी अपनी नीतियों से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी उनका रहे, जिस नॉन एक्टर स्टेट से रहे। अब ध्यान रखिएगा जैसे ही पाकिस्तान में ये अराजकता आई है तो जितने भी ग्रुप्स है आतंकवादी ग्रुप्स है वो एक्टिव मोड में काम करेंगे। तो देख रहे होंगे हाल में भारत में उस पर प्रभाव दे, लगातार उस पर हमला भारत के भूभाग क्षेत्र पर हो रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पाएगा ना। अगर लोकतांत्रिक सरकार होती है तो ध्यान रखिएगा उस पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय क्षेत्रीय सीमाओं का दबाव होता है। इन लोगों पर क्या सीमा का दबाव, यह खुद नहीं मानता अपना देश का संविधान, अपना देश का प्रावधान, तो वह विश्व का क्या मानेगा। तो इसलिए हमेशा जैसे ही अराजक पाकिस्तान रहेगा, हमारा जो सीमा भी अराजक स्थिति में रहेगा, वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं बढ़ जाएंगी। साथ ही साथ भारत पड़ोस नीति में 2 बार प्रयास किया है, जिसमें 1999 का लाहौर बस यात्रा था और 2000 का आगरा शिखर सम्मेलन। फिर भी हमारे साथ कारगिल युद्ध और भी उरी हमला ऐसा हुआ है, बहुत सी चीज़ें हुई हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है आप लोग को, ताकि चीज़ें का डाटा एनालिसिस किया जा सके। अब देखिएगा हर प्रकार के लाभदायक है मोटे अनाज, तो ध्यान रखिएगा इस पर 2 बार मैंने न्यूज एनालिसिस कर चुका हूँ, जिसमें 25 और 28 नवंबर 2022 का उसका PDF भी आप लोग को दिया गया है।
तो आप लोग इसको जाके देख लीजिएगा। यह आपके यूपीएससी के जीएस पेपर 2 एंड 3 सरकारी नीति और फसल पैटर्न पर आएगा, टॉपिक कवर करेगा। और आप जितने भी स्टेट पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं अपने अपने जीएस पेपर से मिलान कर लीजिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि मोटे अनाज के बारे में बहुत सी बातें हैं कि 2-3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है। इनका एक्सप्लेनेशन से जो विवेक दोबराय जी हैं उनके एक्सप्लेनेशन से ये चीज़ समझ में आपको आएगा ना कि क्यों जरूरी है मोटे अनाज को हमारे खाद्य सामग्रियों में शामिल करना या हमारे रोजाना के भोजन सामग्री में शामिल करना, ये क्यों जरूरी है। दूसरा, इसके अतिरिक्त भी कुछ और भी कारक हैं जिसको मोटे अनाज को है ना वरीयता देने की जरूरत है। बढ़ती हुई महंगाई दर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इससे भी हम लोग समझ सकते हैं। या चौथा ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि मोटा अनाज है ना बहुत से अल्प विकसित राष्ट्रों और विकासशील राष्ट्रों के पौष्टिक जो आहार है ना, पौष्टिक आहार की आपूर्ति का जो समस्या है वो पूरा कर सकता है। क्योंकि जितना हम लोग चावल और गेहूं में पौष्टिकता का अभाव देखते हैं उससे कहीं अधिक है ना मोटे अनाजों में पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं मोटे अनाजों में क्या क्या पाया जाता है। विटामिन होता है, आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। इसके अपेक्षित कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स अथवा मधुमेह प्रबंधन का उपयोग होता है अथवा डायबिटीज और शुगर जैसे बीमारियां जो होती है वो नहीं होती है। पर जैसे हम गेहूं अनाज खाते हैं, गेहूं और चावल, तो उससे कार्बोहाइड्रेट उसमें सबसे अधिक होता है, जैसे मधुमेह या अन्य बीमारियां बढ़ती है, मोटापा, मधुमेह जिसे डायबिटीज भी कहते हैं, दिल के दौरे बीमारी बढ़ती है। तो ये सब समस्याएं आपको आएंगी मोटे अनाज से। ये आपको दाल चावल खाते, साथ ही साथ फसल पैटर्न भी प्रभावित होता है। फसल पैटर्न भी प्रभावित होता है क्यों कि जैसे धान है अधिक पानी खाने वाला फसल है, साथ ही साथ अधिक उपज चाहिए धान और गेहूं उपज के लिए, तो अधिक है ना क्या करते हैं हम लोग रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे खाद हो गया। इससे क्या होता है भूमि बंजर होती चली जाती है। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल पंजाब हरियाणा का भूमि क्षेत्र आपको देखने को मिल सकता है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या करते हैं जो ऑर्गन है उसको डैमेज करता है। और मोटे अनाज के उपजाने के लिए उसको अधिक आपको खाद की जरूरत नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बातें की गई है। मैंने आपको पहले भी चर्चा किया हूँ, आपको 25 नवंबर और 28 नवंबर की न्यूज एनालिसिस में जाके आप वहाँ देखिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता ये 1+1 का कॉन्सेप्ट लेकर चलिए। आप रोजाना दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में 4 घंटा दीजिए, 2 घंटा पहले के लिए, 2 घंटा दूसरे के लिए। अगर ये 4 घंटा करते हैं तो आपका यूपीएससी का जीएस पेपर 1, 2 और 3 कवर हो जाएगा। और एक दिन लिस्ट बनाइएगा आपको, तो महीने की एंड जब आएगा ना 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक जब भी एंड आएगा तो देखिएगा उसमें आपके हर जीएस पेपर का मिनिमम क्वेश्चन है ना, मिनिमम टॉपिक कम से कम 10 से 15 टॉपिक कवर होंगे। आप जाके एक बार मिलान तो कीजिए। बस समस्या ही बताते हैं आप लोग कि जैसे है समस्या सर वैसे है समस्या, उसका समाधान आप लोग करना ही नहीं चाहते। अब इतना बेस्ट चीज़ों आप लोगों को करा के दिया जाता है। बहुत से यूट्यूब पर लोग दैनिक जागरण करा रहे हैं, लोग आपको न्यूज ही पढ़ा देते हैं, लोग आपको क्या करेंगे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर देंगे। पर किस टॉपिक से कब आ रहा है, किस टॉपिक से कितना पढ़ना है, कितना आप लोगों को मेंस में काम देगा, कितने पीटी के स्तर पर काम देगा, कितना इंटरव्यू में प्रश्न पूछा जाएगा, विस्तृत तरीके से आपको कवर किया जा रहा है। सपोर्ट कीजिए ताकि रिजल्ट आपका आ सके। दावे तो सभी कहेंगे ना, आप लोग खुद आकलन कीजिए कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बाद मैं क्या कहूँगा। अब हाल ही में मैंने आप लोगों को याद होगा न्यायपालिका का विवाद हुआ था और उपराष्ट्रपति के द्वारा बोला गया था कि कुछ बातें की गई थी, कोटेशन बोला गया था। तो मैंने उस दिन ही एनालिसिस आपको गेस किया था ये कोटेशन आपको पूछा जा सकता है, तो आप लोग करते नहीं है। बाकी देखिए बीपीएससी के मेंस में वो सेम टू सेम कोटेशन पूछ दिया गया न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में। तो आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है, किस स्तर तक पढ़ना, बाकी कहानियां तो सभी कहेंगे ना। अब चलिए हिंद सुरक्षा परिषद रणनीति में सक्रिय भागीदारी, ये भी लीजिए गेस क्वेश्चन आप लेकर चलिए कि आपको या यूपीएससी के मेंस में इस बार क्वेश्चन इससे होना ही चाहिए। क्योंकि हिंद प्रशांत का 6ठा अधिवेशन चल रहा है और हिंद प्रशांत सुरक्षा परिषद है ना बहुत सी चीज़ों को कवर करता है।
भारतीय भूभाग का जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, यह हिंद जो प्रशांत क्षेत्र है बहुत से राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को कौन टच करता है। तो यह हमेशा टॉपिक मुद्दे में रहेगा, इससे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, पर आप लोग करिएगा तब ना। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, छठा जो हिंद महासागर अधिवेशन है ढाका में आयोजित किया गया, जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, मालदीव और सिंगापुर के प्रतिनिधि, मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह, अब ये सब शामिल हुए। अब दिल्ली बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय और दिल्ली के थिंक टैंक द्वारा इसका आयोजन किया गया। कुछ मुद्दे ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर न केवल बांग्लादेश बल्कि हमारे अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस क्षेत्र के लिए सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण, यह प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा कही गई है। तो इस लाइन को याद रखिएगा, आने वाले समय में आपको काम देगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरे, EU इंडो पैसिफिक मिलिट्रियल फोरम में भाग लेने के लिए भारतीय विदेश मंत्री कहाँ जा रहे हैं? स्वीडन जा रहे हैं। जब पहली यात्रा है स्वीडन और स्कॉटलैंड जा रहे हैं। मैंने जब 3 देशों की यात्रा की थी, लास्ट न्यूज़ में भी आप लोगों को पढ़ाया बताया था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। उसके बाद ध्यान रखिए ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों है, तो ध्यान रखिएगा हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर हो, तो वहाँ पर क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत अपना विजन स्पष्ट कर चुका है। भारत का मानना है कि समुद्री प्रशासन मामले में दुनिया देश यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ जो है लॉ ऑफ द सी के प्रावधानों का, अर्थात जो यूनाइटेड नेशन द्वारा जो समुद्री सीमाओं का जो उपयोग की बात की है, समुद्री संसाधनों के उपयोग की बात की है, उसके आधार पर सभी देशों को मानना चाहिए और उसके नियम कानून, क्योंकि समुद्र सभी की है, समुद्री संपूर्णता सभी के लिए आवश्यक है, तो इसे उल्लंघन कोई न करे, ऐसी बात की गई। कोई देश हिंद प्रशांत क्षेत्र के कृत्रिम द्वीप बनाने के फिराक में है। आप देखते होंगे चीन के द्वारा, हालांकि एस जयशंकर के जी के द्वारा चीन का नाम नहीं लिया गया, हम लोग तो ले ही सकते हैं ना, कौन कृत्रिम द्वीप बना रहा है। आपको चीनी जो क्षेत्र है इसमें आपको कहाँ कहाँ कृत्रिम द्वीप, ताइवान को हड़पने का प्रयास कर रहा है, और भी क्षेत्र 9 डैश लाइन जो बनाया है उसमें आप कृत्रिम आपको द्वीप बना रहा है। हाल ही में श्रीलंका में कृत्रिम द्वीप बनाने का प्रयास किया गया। ये सब जो है ना समुद्री संप्रभुता का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। तो इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को अपना एकाधिकार न समझे, अर्थात कहने का मतलब जो सी पैक जो कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा लाया गया, जो भारतीय सीमाओं से होकर गुजरता है, तो उसे क्या भारत विरोध कर रहा है, तो इसे एकाधिकार न समझे अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मार्गों को, ये भी बात की गई है। अब बहुत सा आपको मार्ग है जो समुद्री मार्ग है जिस पर जाता है भारतीय भूभाग से होकर, तो उसे भी आप लोग एक क्षेत्राधिकार न समझे। आपको समझ, अब मान लीजिए भारत इसी प्रकार से अगर करने लगे तो हिंद महासागर भारतीय भू क्षेत्र से संबंधित, इस पर संपूर्णतः आप सबसे टोल लेना शुरू कर दे, भाई तुम टोल दो तभी आगे बढ़ोगे, तो सबकी एकड़ी बाहर हो जाएगी, हम यहाँ से व्यापार होने ही नहीं देंगे। अगर मान लीजिए ऐसा स्थिति आ जाए तो क्या होगा, तो भारत वसुधैव कुटुंबकम के कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, विश्व सभी का है, सभी को साथ में चलना है, विकसित करना है, इस कॉन्सेप्ट पर चलता है, तो इसलिए सभी को इसी कॉन्सेप्ट पर चीज़ें समझनी चाहिए। अब धारणीय विकास देखिए, एसडीजी की बात हो रही, देखिए बीपीएससी में एसडीजी की प्रश्न पूछा, यूपीपीसीएस से पूछा गया है। तो देखिए बार बार मैं ये सब बोला है और कितनी बार बोला हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उसको याद कर जाइए, रट जाइए, जैसे आर्टिकल आप लोग आर्टिकल रखते हैं, प्रिम्बल्स रहते हैं, प्रस्तावना रटे हुए, उस तरह याद रखिए, बार बार काम देगा, वो पीटी में रहे, मेंस में रहे या इंटरव्यू में रहे, ये आपके हर दरवाजे पर आपको एक बार जरूर खटखटाएगा, मुझको जानते हो या नहीं जानते हो। तो यहाँ ध्यान रखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पर बातें की गई है, हिंद महासागर में शांति समृद्धि क्षेत्र में कैसे बनाया जाए, इसके समुंदर सबका हक है, ये सब बातें कीजिए जो मैं भी आप लोग को बोला। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, ऐसे बातें की गई है। अब है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध करता रहा है भारत, क्योंकि ये भारत क्या करता है, ये जो गलियारा है कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारतीय संप्रभुता अखंडता का, प्रादेशिक अखंडता का प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो इसलिए उल्लंघन बताया जा रहा है, तो तुम लोग ऐसा काम मत करो, ये सब चीज़ें बातें हो रही हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसको उल्लंघन करेगा तो ये भारत भी कुछ इसके लिए, अब क्वाड देशों के लिए क्वाड क्लाइमेट चेंज एडेप्शन एंड मिटिगेशन पैकेज क्यू चैम्प याद रखिएगा लॉन्च किया है, तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है पीटी फैक्ट, क्यू चैम्प हाल ही में चर्चा में रहा या क्या है,
तो ये क्वाड सदस्यों का एक क्वाड क्लाइमेट चेंज आपको इक्विपमेंट्स है, जिसमें मिटिगेशंस पैकेज है, जिसमें हम लोग आकलन करेंगे। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने की चुनौतियां, अनुकूलन प्रयास, अर्थात क्यू चैम्प क्या है, जलवायु ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आकलन प्रयासों पर मजबूती से एक क्लाइमेट चेंज वर्किंग ग्रुप बनाएंगे, जिसके तहत हम लोग गतिविधियों पर नजर रखेंगे। ये सब बातें की गई है, तो आपको ध्यान रखना ये सब कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भूमिका निभाया। 2 वर्ष के कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी जो लेवल है, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज लेवल और भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के स्तर पर बैठकें आयोजित की गई कोलंबो सिक्योरिटी। तो कोलंबो घोषणा क्या है, आपको सिक्योरिटी क्या, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हिंद प्रशांत महासागर तटीय हित की जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ये सब बातें की गई है। नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग संगठित, ये सब बातें पहले भी चर्चा हम विभिन्न चरणों में कर चुके हैं कि यह क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि जो भी भू क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, थाईलैंड और जो अफीम की खेती की जाती है, रेड क्षेत्र है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, या इन क्षेत्र में मानव ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होता है इन देशों से, तो यह हमेशा सिक्योरिटी को लेकर हमेशा समस्या उत्पन्न करता है। तो इसके लिए क्या है, ये सब समस्याएं निदान के लिए बैठकें आयोजित की जाती है, जिसमें संबंधित मुद्दों पर अपना विचार प्रस्तुत किया था, कैसे हम इसको सुधार करेंगे। इसमें बांग्लादेश का मेहमान विस्थापन नागरिकों उसके देश की सुरक्षित वापसी, ये कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। भारत सहयोग की अपेक्षा ऐसे मंच पर रहता है कि बांग्लादेश म्यांमार के स्थापित नागरिकों को उनके देश में सुरक्षित वापसी कैसे किया, जैसे रोहिंग्या मुसलमान की समस्या हो या अन्य मुद्दे भी हों, तो जो हाल में घटित हुए हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा। अवैध बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं, उसका कैसे पुनर्वास भारत भेजा जा सके और भारत से भेजा जा सके, तो ये सब मुद्दों पर चर्चा होती है। और हमेशा ये सब सिक्योरिटी को लेकर चीज़ें उभर कर सामने आती है, तो ध्यान रखिएगा, इन सब मुद्दों पर हमेशा चर्चा होती रहेगी। अब आपको डिपेंड करता है कि ये सब चीज़ें कैसे आप लोग कवर करते हैं। साथ ही साथ भारत का एक सेकेंड अब है देश भारत के पड़ोसी प्रथम नीति, जो मैंने हाल ही में चर्चा किया कि सबसे पहले पड़ोसी नीति में भारत अपने पड़ोसियों को देखना चाहता है। अब पाकिस्तान हो, नेपाल हो, मालदीव है, श्रीलंका हो, भूटान हो, आपको बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ये सब आपको पड़ोसी नीति या पूर्व की ओर देखो नीति भी कॉन्सेप्ट आया है। फिर एक्सटेंड नेबरहुड नीति को सागर विजन, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी द्वीपीय कूटनीति के अंग है। तो इस पर मैंने पहले भी चर्चा की। इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखने चाहिए। और आपसे यह भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, जितनी भी ये नीतियाँ आप लोग है ना देख रहे हैं, इनका नाम लेकर, किसी भी नीति का नाम लेकर आपसे भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में हालिया है ना प्रगति के बारे में पूछ सकता है। जैसे लुक एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी, भारत की विदेश नीति को कैसे बेहतर बनाने में प्रयास किया है, या प्रथम पड़ोस नीति ने कैसे भारतीय इच्छा पड़ोसियों के संदर्भ में सहयोग की नीति को बढ़ाते हुए एक स्ट्रीम लेवल पर जाकर कार्य करने के लिए सहयोगात्मक माहौल पैदा किया। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इन सभी प्रश्नों का बेहतर समाधान कैसे ढूंढते हैं। सभी चीज़ें दी हुई है, ऐप पर लिखने का प्रयास कीजिए, PDF लिख के भेजने का प्रयास कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिव मोड में काम कीजिए। जिंदा लोगों का ही सिलेक्शन होता है। मैं सीधा सा, अगर ये बात समझ में आ गया आप लोग तो आज तुरंत आ जाइएगा, नहीं तो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ, जिंदा लोगों का ही सिलेक्शन होता है, फाइनल सिलेक्शन, जो मरे हुए लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप सभी लोग पढ़ रहे हैं, पर जिंदा कौन है ये समझिएगा। जिंदा वो है जो अपने जिंदा होने का सबूत देता है ना, जिंदा होने का सबूत देता है कि हाँ मैं जिंदा हूँ, एक्टिव मोड में काम कर रहा हूँ, तो उसी का सिलेक्शन होता है। अब ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश इसी वर्ष अपने इंडो पैसिफिक रणनीति अपनाई है, इसलिए इंडो पैसिफिक के संदर्भ में चर्चा लगातार हो रही है। इससे पहले जर्मनी, यूरोपीय संघ, कनाडा, दक्षिण कोरिया जैसे देशों हिंद प्रशांत क्षेत्रों में अपने विविध हिस्सों के सुरक्षा के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की। यूरोपीय संघ ग्लोबल गेटवे पहल लॉन्च कर चुका है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है मेंस का कि बांग्लादेश के हालिया पैसिफिक नीति, इंडो पैसिफिक नीति ने भारतीय रणनीति के समझ कौन कौन सी चुनौतियां उभर कर सामने लाई है। या यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि क्या बांग्लादेश और भारत को साझा इंडो पैसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए, जिससे भारतीय हिंद
क्षेत्र में, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक साझी रणनीति को कायम किया जा सके। तो ये भी आपको एक पॉजिटिव में प्रश्न पूछ सकता है, एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट से प्रश्न पूछ सकता है। अब आप डिपेंड करते हैं कि प्रश्न की को कैसे आप लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। सारी चीज़ें तो बताई जा चुकी है। और मुझे तो कभी कभी जानते हैं क्या दुख यह होता है ना, इतना कराने के बावजूद भी आप लोग के पास समस्या ये है ना कि चीज़ें समझ नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को अभी तक आंसर राइटिंग नहीं लिख पा रहे हैं। केवल बोलने मात्र से आंसर में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। आप लिखिए, आप कुछ भी लिखिए, आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। नहीं हो तो यही जो अंडरलाइन किया उसी को लिखिए, लिख के भेजिए ग्रुप में। लगातार लिखिए, इतना ही लिखिएगा तो आपका 2 से 3 पेज हो जाएगा। तो 10 पेज डेली का बात तो किया जा रहा है, तो आप लिखिएगा तब ना। अब सब चीज़ आपको चाहिए पीडीएफ, और पीडीएफ में देना नहीं चाहता, रीज़न उसके पीछे इम्पोर्टेंट पीडीएफ जो आपको एग्जाम ओरिएंट, जो एग्जाम में डायरेक्ट टैली करेगा। और आप विश्वास मानिए 158 160 पीडीएफ है, उससे जाके मिलान कीजिएगा। आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस, वो पीटी का हो, मेंस हो, या आपसे इंटरव्यू में कभी प्रश्न पूछा गया हो, वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर टैली होते हुए मिलेंगे। अब है कि आप लोग पीडीएफ डेली डेली मांगते हैं कि पीडीएफ सर भेज दीजिए, पीडीएफ अपडेट नहीं होता है डेली। अरे कॉन्सेप्ट को समझिए, मुझे आपको किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। अगर किताबी कीड़ा बनाया जा रहा है जाता ना तो 5 लाख मिनिमम तो यूपीएससी का एग्जाम देते ही है ना, पीटी एग्जाम, ठीक ना। तो उसमें से केवल 830 लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। सोच के देखिए, किताबी कीड़ा जितने 830 के बाद मान लीजिए इंटरव्यू तक 1500 पहुंच रहे हैं, उसके अतिरिक्त जितने लोग पीटी में फेल हो रहे हैं, मेंस में फेल हो रहे हैं, वो सभी किताबी कीड़ा है। शब्द लगेगा बुरा, मैं भी कभी था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं था, मैं भी कभी किताबी कीड़ा हुआ करता था। चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करना जान रहा था, चीज़ों को समझना नहीं चाहता था। पर आज समझ में जब वक्त निकल गया, समझ में आया कि नहीं, चीज़ें गलतियाँ कहाँ कहाँ की गई। कभी ठंडे दिमाग से सोच के बैठ के देखिएगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं, गलती कहाँ हो रहा है आपसे, आपका सिलेक्शन कहाँ रुकेगा, ठीक ना। कभी शांत दिमाग से आज बैठ के देखिएगा, आपको समस्याएं समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आगे। अनाज के मूल्य में वैश्विक वृद्धि हो रही है, इससे क्या होगा। हाल ही में आप लोग को जानते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, एफओए के द्वारा क्या किया गया है, दिसंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच के दुनिया लगभग क्या है कि देशों के खाद्य मूल्य स्फीति के लिए, मुद्रास्फीति की सुरक्षा गहरा संकट हो गया, उसके लिए आंकड़े दिया है। इस रिपोर्ट को याद रखिएगा, काम देगा। कम आबादी वाले 70% देशों में, मध्यम आबादी वाले 90% देशों में, उच्च मध्यम आबादी वाले 87% देशों में, और 84% घनी देशों वाले खाद्यान्न कीमतों में तेजी बढ़ोतरी, अर्थात सभी देश इससे प्रभावित है, खाद्यान्न के कीमत वृद्धि से। यह क्यों हुआ है? कोरोना आया 19 में, 2019 के बाद के अंतिम दिनों से कोरोना का प्रभाव जब हम लोग उभरे, तो उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया, जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक, दोनों निर्यातक रहा करता था, विश्व को सप्लाई किया करता था, तो यह युद्ध छिड़ गया। इसके साथ साथ मानसून प्रभावित रहा, गेहूं का उत्पादन नहीं रहा। ध्यान रखिएगा, अपनी निर्यात नीति बदलनी पड़ी अधिक से अधिक देशों को, साथ में भारत भी ऐसा करना पड़ा। कुछ देशों ने पूरी तरह निर्यात प्रतिबंधित कर दिया, तो ऑटोमेटिक है ना, उस फेज का मूल्य वृद्धि होगा। अब मान लीजिए अभी 100 सामान है, उसको खरीदने के लिए 5 लोग हैं, तो इसका मूल्य कितना होगा? मूल्य मान लीजिए सबसे न्यूनतम स्तर पर होगा ना। अब यहाँ पर 100 सामान या खरीदने वाले लोग हैं 1000, तो क्या होगा, इसका मूल्य वृद्धि कर दिया जाएगा। तो जो जिसके पास अधिक पूंजी होगा वही ना खरीद पाएगा। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, अभी खाद्यान्न कम है तो मूल्य में वृद्धि होगी, और जब खाद्यान्न अधिक होगा तो मूल्य में कमी होगा। अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है दोनों, ध्यान रखिएगा। मूल्य और आपूर्ति अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। मांग जितना होगा उतना सप्लाई होता है, और सप्लाई जितना होता है उतना जरूर मांग होगा, पर यहाँ पर मूल्य और आपूर्ति में अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उसके अतिरिक्त यहाँ पर भारत की स्थिति नियंत्रण है, क्योंकि भारत में क्या है, दूसरे देशों को मदद भी कर रहा है। खाद्यान्न आपूर्ति से भारतीय किसानों को जाता, प्राकृतिक आपदाओं के उत्पादन लागत वृद्धि हुई, फसलों में होने मुनाफे में हुई के बावजूद भी देश में वृद्धि हो रही है, उत्पादन, तो ये सब चीज़ें आपको दिखाया जा रहा है।
अब ध्यान रखिएगा का आंकड़ा, विश्व खाद्य कीमत सूचकांक याद रखिएगा 2020 में 9.8 था, 2021 में 125.7 था और 2022 में 143.7 थे। वर्ष 2023 में कीमतें कुछ नीचे आई जब ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, कुछ देशों का अनाज पैदावार बढ़ी और यूक्रेन गेहूं निर्यात आरंभ हुआ। तो ये आंकड़े ध्यान रखिएगा, कुछ चीजें हालिया सुधार हुए विश्व खाद्य कीमत सूचकांक में, पर स्थिति वही है। अब सरकार कदम जो उठाए हैं, भारत में ऐसा सुधार क्यों हो इसे भी याद रखिएगा। फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी प्लान चला रहा, उन्नत बीजों का व्यवस्था किया है भारत, बजट में कृषि के लिए आवंटन में भारी वृद्धि की, कृषि गरीबों को, किसानों के 6,000 रुपये का जो मानदेय देता है भारत सरकार, कृषि बीमा योजना है, रियायत दर पर किसानों को ऋण की सुविधा है और न्यूनतम खरीद मूल्य है, बढ़ोतरी की, जैविक खेती पर जोर दिया, मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई, कृषि विपणन व्यवस्था सुधार हुआ है, ये सब आदि सुधार हुआ। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, भारतीय किसान के लिए सरकार के द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से हैं, कैसे भारतीय किसान बेहतर सेवाएं मुहैया करा भारतीय किसानों को, कृषि उत्पादन कैसे बढ़ा है, तो उसके लिए यही सारे चीज़ों को पॉइंट आउट करना है। आप लोग फिर बाद में खोजिएगा कि कहाँ से निकालना है, तो क्वेश्चन देखिए आपको मिल जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दिया हुआ। अब इसके पॉइंट को 10 पॉइंट आपको लिख देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सोच के देखिएगा। जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि क्वेश्चन का आंसर हमको कहाँ मिल रहा है और किस रूप का क्वेश्चन का आंसर कहाँ से हमको लिखना है, तो उसका सिलेक्शन तो सबसे पहले होगा ना। सोच के देखिए, आपसे प्रश्न पूछ दे भारतीय किसान के उन्नत होने के कारक क्या क्या है, तो यही सभी कारक है ना, सब साझा जो प्रयास किए जा रहे सरकार के द्वारा। अब सोचिए फर्टिलाइजर पर सब्सिडी भारत सरकार 2,000 से लेकर 2,500 तक दे रही है, किसान का कितना बचत हो रहा है, सोच के देखिएगा। कोटेड, नीम कोटेड फर्टिलाइजर दिया जा रहा है, अभी हाल में एक ड्रॉप फर्टिलाइजर आया, भारत फर्टिलाइजर आया, ये सब याद रखिएगा। ये सब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, आपको लाभ ही दे रहा है किसानों का ना, आय बच रहा है, वृद्धि हो रही है। उसके बाद भारी बजट में कृषि आवंटन भारी वृद्धि की गई है, किसी को 6 रुपये हमेशा 6,000 रुपया दिया जाता है, साल में प्रतिदेय मानधन होता है, ये अतिरिक्त दिया जा रहा है ताकि वो अपना अन्य कार्य भी कर सके। कृषि बीमा योजना दिया जाता है, मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई विवाद, किसी भी प्रकार का मान लीजिए आपदा आ जाए, जल जाए या बाढ़ आ जाए, या चक्रवात आ जाए, इस प्रकार से सूखा आ जाए, तो उसके लिए कृषि बीमा योजना तो उसे राशि मुहैया कराई जाए। देखिए डिमेरिट सभी में होंगे, पर साझा रूप से यह समझिए कि सरकार प्रयास क्या कर रही है। आप ये आपसे प्रश्न पूछ दे इंटरव्यू में तो आप लोग कॉन्फिडेंस हो गए बता सकिएगा ना 10 पॉइंट। जिनको नहीं पढ़ना, नहीं पढ़े होंगे, जो नहीं न्यूज एनालिसिस नहीं देखते होंगे, उनके पास तो पता हो क्वेश्चनों का भी ना आंसर नहीं। अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं पूछ दूं आप लोग से कि शहरी प्रबंधन के लिए पंचायतों को सुदृढ़ करना क्यों आवश्यक है, तो आप लोग को कुछ लोगों को यह पता होगा, जिसका न्यूज एनालिसिस जिन्होंने ये देखा होगा। हाल के दिनों में मैंने पढ़ाया शहरी प्रबंधन के लिए कैसे पंचायती राज को सशक्त करने की जरूरत है, तो अब उस स्टूडेंट को कभी दिक्कत नहीं होगा। पर जो स्टूडेंट न्यूज एनालिसिस देखता ही नहीं है, केवल स्टेटिक्स किताब को पढ़ रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट को थोड़ी पढ़ पाएगा। तो ये बस पंचायती राज पढ़ेगा, उसमें पंचायत शहरों की भूमिका में पंचायती राज क्या भूमिका अदा कर रही है, पर डिस्प्यूट क्या हो रहे हैं, समस्या क्या हो रही है, वर्तमान समस्या क्या है, आपदा प्रबंधन में नवीन समस्याएं क्या उभर कर आई है, सरकार कैसे काम कर रही है, अब पंचायती राज कैसे काम कर रही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र में और भी नवीन अवसर क्या हो सकते हैं, तो ये न्यूज़पेपर एनालिसिस में ही नजर आएगा, देखने को मिलेगा। अब आप पर डिपेंड करता है कि उसको आप किस रूप से एग्जाम हॉल तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अर्थात एग्जाम हॉल तक ले जाकर अपना आंसर लिख रहे हैं। अब वो तो मैं सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा ना, सोच के देखिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लिखिए, लिखने की समस्या दूर जितनी जल्दी कीजिएगा आपका सिलेक्शन उतना जल्दी होगा। चलिए पीटी फैक्ट एक देखिएगा, भारत तीसरा सबसे बड़ा कारोबार बना, भारत का भागीदार बना नीदरलैंड, उससे पहले संयुक्त अमेरिका है, संयुक्त अरब अमीरात है अर्थात यूएई है, उसके बाद आपको नीदरलैंड है, तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो ये आंकड़े याद रखिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। भारत से नीदरलैंड के लिए पेट्रोलियम क्या होता है, उत्पाद होता है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु, केमिकल, एल्युमिनियम उत्पादों के निर्यात बढ़ा है। डाटा के अनुसार नीदरलैंड के भागीदार सॉरी
आयात में मामले में ब्रिटेन, हांगकांग, बांग्लादेश, जर्मनी जैसे प्रमुख देशों से नीदरलैंड पछाड़कर तीसरे स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो ये सब आंकड़े रखिएगा, ये पीआईबी में भी आंकड़ा दिया हुआ है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर सारे के आंकड़े दिए हुए, इसको लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक ना। 2020-21 में 9वें स्थान पर था, अभी आपको वर्तमान में तीसरे स्थान पर आ गया। ये सब आंकड़े दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का न्यूज एनालिसिस आपको बेहतर लगा होगा। जो चीज़ें समझाई गई जा रही है वो जल्द से जल्द आप लोग समझेंगे और एक्टिव मोड में काम करेंगे, नहीं तो समस्याएं बहुत आएगी आने वाले समय में। वो पीटी लेवल पर भी होगी समस्या, मेंस लेवल पर भी होगी, और इंटरव्यू लेवल का तो कहना ही नहीं है, जहाँ पर आपको 15 से 30 दिन आपको मिलेंगे पीसीएस लेवल पर, और 2 महीना आपको आपको कम से कम यूपीएससी में मिलेगा, जहाँ पर आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। पूरा जीवन जो आपने पढ़ा है उसका कंक्लूजन निकालने के लिए। तो समस्याएं क्रिएट मत कीजिए, समस्याओं का निदान कीजिए, ठीक ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।